लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से मिले सीएम। नेशनल गेम्स के लिए CSR स्पॉन्सरशिप का किया अनुरोध। उत्तराखंड के प्रवासियों पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया बयान। प्रवासियों ने बनाई अलग पहचान, प्रवासी उत्तराखंडियों ने भी कराया पंजीकरण। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की बैठक। नगर पालिका चुनाव के संचालन को लेकर समिति बैठक, मंत्री निकाय चुनाव को गति देने को तैयार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी हरिद्वार में दौरा करने वाले हैं। हरिद्वार के कई बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के GTC हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर भेल हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद में सीएम रोशनाबाद के इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वे 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सीएम धामी प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। सीएम का यह दौरा खेल और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर और विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बताते चले कि खबर हरिद्वार से है, जहां पर कई बड़े कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम धामी। आपको बताते चले कि कबड्डी प्रतियोगिता का यहां पर उद्घाटन करेंगे। हेलीपैड से यहां पर पहुंचे हैं, कई बड़े कार्यक्रम में यहां पर शिरकत भी करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कबड्डी प्रतियोगिता का भी उद्घाटन करेंगे। और सीएम धामी लगातार कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और सीएम धामी इस दौरान हरिद्वार भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने कई बड़े कार्यक्रम में शिरकत भी की है। तस्वीरें दिखा रहे जो कि आपको हरिद्वार की हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं और कबड्डी प्रतियोगिता का भी यहां पर उद्घाटन सीएम धामी करेंगे। लगातार यहां पर खेल को बढ़ावा दिया जा रहा, जिसको लेकर सीएम धामी पहुंचे हैं हरिद्वार और कई कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। हरिद्वार का जगजीतपुर स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज सरकार ने PPP मोड पर संचालन के लिए दिया है। शासन की ओर से इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है और साथ ही शारदा एजुकेशनल सेंटर ट्रस्ट ने के नाम पर जो है वो 100 सीटों पर मेडिकल कॉलेज का संचालन करेगी। मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में दिए जाने से इसका विरोध भी सामने आ रहा। मेडिकल कॉलेज नगर निगम हरिद्वार से अधिग्रहित की गई करीब 500 बीघा जमीन पर बनाया गया था। तत्कालीन मेयर अनीता शर्मा की ओर से सरकार के इस निर्णय का विरोध भी किया जा रहा है। मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा का भी कहना है कि हरिद्वार की जनता को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके, इसके लिए नगर निगम की ओर से जमीन दी गई थी। लेकिन सरकार के इस निर्णय से हरिद्वार की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। इसीलिए इस जमीन को निःशुल्क दिया गया था, जबकि ये जमीन हमारी अपनी नगर निगम की परचेज की हुई थी। लेकिन हमने जनहित को देखते हुए, यही आशा करते हुए कि इसमें जो है गरीब लोगों का फ्री इलाज होगा और हरिद्वार वालों को इससे मतलब सस्ती दरों पे इलाज हो सकेगा। लेकिन आज जो है मतलब हम तो ठगा हुआ महसूस कर ही रहे, लेकिन हरिद्वार की जनता में बहुत भारी आक्रोश है इस बात से। हरिद्वार में बीजेपी ने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कई वार्डों में कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। हरिद्वार में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। अम्बेडकर नगर, शास्त्री नगर, श्रवणनाथ नगर, आवास विकास समेत कई वार्डों में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है।
एमएलए मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों से कांग्रेस परेशान है, उनकी हार जो है वो तय है। और मेयर प्रत्याशी किरण जैसन ने भी जनता से समर्थन मांगा और कहा कि हरिद्वार को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का वादा भी किया है। और बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पार्टियों की नीतियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। विश्वास जताया कि हरिद्वार में बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। चुनावी कार्यालयों का यहां पर उद्घाटन भी किया जा रहा है। प्रत्याशियों ने जनता से समर्थन मांगा है। बीजेपी ने तेज किया है चुनाव प्रचार। दरअसल निकाय चुनाव के लिए धामी सरकार दायित्व बांट सकती है और उत्तराखंड बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग और महिला आयोग की अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली हो गई है। दोनों आयोगों के अध्यक्षों का 3 साल का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि नगर निकाय चुनाव भी जो हैं वो नजदीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। प्रत्याशियों ने भी जनता के बीच में पहुंची और जनता से समर्थन की भी मांग की है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। लोगों से धरातल पर जुड़ा जा रहा, उनसे वोटिंग की अपील की जा रही है। प्रत्याशी ने जनता से समर्थन भी मांगा है। देहरादून नगर निगम के सालावाला हाथी बड़कला क्षेत्र में भी वार्ड नंबर 8 से सभासद पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी ललित बोरा को अपने वार्ड से भारी जनसमर्थन मिल रहा है। अपने लिए भी भारी समर्थन का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा, क्योंकि यहीं के क्षेत्र के लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है, जिसके बाद में वे चुनावी मैदान में उतरे और उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार उन्हें क्षेत्र की जनता भारी वोट देकर सफल बनाएगी। जैसे एक परिवार होता है, तो मेरे लिए तो सालावाला और हाथी बड़कला ये कोई 2 अलग अलग क्षेत्र नहीं है। ये संपूर्ण वार्ड जो है ये पूरा एक क्षेत्र में मानता हूँ और इसलिए शायद मेरे चाहने वाले सालावाले में भी हैं, मेरे चाहने वाले हाथी बड़कला में भी हैं, मेरे चाहे वो मित्र हों, पूर्वज हों, बड़े बुजुर्ग हों, सबका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है और यकीनन इस बार मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वार्ड सालावाला हाथी बड़कला जो वार्ड है उसमें बहुत ही शिक्षित एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इनको आप समर्थन करें और भारी मतों से जिताएं। संजय गुंजियाल का 1997 बैच उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। संजय गुंजियाल ने भी कई जनपदों और रेंज में सेवा देने के साथ ही हरिद्वार कुंभ मेला के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए उन्हें ताम्र पत्र से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने आईटीबीपी के अति कठिन क्षेत्रों में तैनाती के दौरान असाधारण सेवाएं प्रदान की हैं, जिसके चलते उन्हें कई विशिष्ट पुरस्कार भी मिले हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योगध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए।
के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में राजभवन में अधिकारियों की बैठक ली है। और बैठक में आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को सक्रिय भागीदारी सहयोग इस आयोजन को और अधिक सफल और भव्य बनाएगी। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक इस आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो और आयोजन के दौरान पूरे प्रदेश में एक खेल वातावरण जैसा किया जाए। ये आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर देगा, बल्कि राज्य की संस्कृति और उत्पादों को प्रदर्शित करने का भी मंच बनेगा। हरिद्वार निकाय चुनाव और स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड में है। हरिद्वार में आगामी निकाय चुनाव और मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर भी एसएसपी प्रमेन सिंह डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और बैठक में नशा तस्करी पर सख्ती, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, असलाहा जमा करने और संवेदनशील बूथों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर चेकिंग बढ़ाने, वांछित अपराधियों पर इनाम घोषित करने पर जोर दिया गया। साथ ही एसएसपी ने मकर संक्रांति स्नान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने और सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एसपी देहात शेखर चंद्र सुआल सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर, स्नान पर्व को लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में धार्मिक यात्रा के सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। उच्च स्तरीय समिति ने परिषद के स्वरूप, गठन और संचालन को लेकर ड्राफ्ट भी तैयार किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद इसे आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता है। परिषद बनाए जाने के संबंध में तैयार ड्राफ्ट प्रस्ताव का मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और उच्च स्तरीय समिति ने परिषद के गठन के हितधारकों के सुझाव में प्राप्त किया है। आपको बताते चले कि राज्य में चारधाम यात्रा के अलावा हेमकुंड यात्रा, कांवड़ यात्रा, मेले, उत्सव में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं और यात्रा के दौरान सरकार के लिए भीड़ प्रबंधन, पंजीकरण, यातायात प्रबंधन के अलावा मौसम और अन्य तरह की चुनौतियां समय समय पर राज्य सरकार की परीक्षा भी लेती हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही आपको बताते चलें कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी बने हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी बताया कि 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और 11 और 12 को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विक्षोभ जो है 11 तारीख से आ रहा है, तो 11 और 12 में जो मौसम वो बदलेगा उत्तराखंड में। और आप ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगह तक हल्की मध्यम तक की बारिश मिलनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है। और जो हमारे अन्य डिस्ट्रिक्ट है या मैदानी क्षेत्र है उसमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश की संभावना 11 तारीख को दिख रही है। 12 को भी एक्टिविटी थोड़ी दिख ही रही है, तो 12 को भी आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों तक में वो रहनी चाहिए हल्की बारिश, बर्फबारी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उस पर आसपास ही रहेगी, बहुत नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि तापमान बहुत कम हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की स्थिति रहेगी। और उसके बाद फिर मौसम आगे जो है 13 तारीख से साफ होना शुरू हो जाएगा, तो आगे फिर साफ है मौसम। तो इस तरह की स्थिति है। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड इको टूरिज्म।
वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार सिडकुल के होटल में फेयरवेल पार्टी करने के बाद में भेल स्टेडियम में हुड़दंग पर करके फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है और कारों के काफिले के साथ छात्रों ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने 20-25 गाड़ियों में आए 60 से 70 अज्ञात छात्रों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया था। साथ ही मुकदमे दर्ज होते ही कई छात्रों के परिजन कोतवाली पहुंचे और माफी मांग रहे, जिसे सोशल मीडिया पेज पर हुड़दंग और फायरिंग का वीडियो डाला गया। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित के पुत्र की इंस्टा आईडी बताई जा रही है। उज्जवल पंडित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद तेजी से मदरसों की जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि चाहे अवैध मदरसे हों, अवैध अतिक्रमण, सभी पर सरकार कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द इनके फंड के कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। से अवैध पाए गए। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में फिर पूरे देश दुनिया की एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। सर, इसमें फंडिंग का बड़ा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद भी जताई है और साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बने हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी जानकारी को साझा किया है। पश्चिमी विक्षोभ जो है 11 तारीख से आ रहा है, तो 11 और 12 में जो मौसम वो बदलेगा उत्तराखंड में। और आप ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगह तक हल्की मध्यम तक की बारिश मिलनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है। और जो हमारे अन्य डिस्ट्रिक्ट है या मैदानी क्षेत्र है उसमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश की संभावना 11 तारीख को दिख रही है। 12 को भी एक्टिविटी थोड़ी दिख ही रही है, तो 12 को भी आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों तक में वो रहनी चाहिए हल्की बारिश, बर्फबारी। जहां तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसके आसपास ही रहेगी, बहुत नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि तापमान बहुत कम हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की स्थिति रहेगी और उसके बाद फिर मौसम आगे जो है 13 तारीख से साफ होना शुरू हो जाएगा, तो आगे फिर साफ है मौसम। तो इस तरह की स्थिति है। तो यही कहूंगा कि जो 11 और 12 को है उसमें मौसम बदलेगा, तो उसमें थोड़ी बारिश बर्फबारी वो मिलेगी जो है, तो हाई हिल्स में या 3000 मीटर उसके आसपास तक में बर्फबारी भी मिलेगी। ह्यूमन मेंटेनोमस वायरस यानी कि HMVP को लेकर भी स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद में दून अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने भी अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है
और दोनों अस्पतालों के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने भी बताया कि सीजनल इन्फ्लुएंजा और साथ ही HMVP वायरस को लेकर अस्पताल में तैयारियां पूरी हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग को कोई पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत पुराना वायरस है जो जाड़ों में छोटे बच्चों में और जो बड़े लोग जिनको पुरानी बीमारियाँ होती हैं, स्पेशली शुगर वगैरह, उनमें होने का चांस रहता है। बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग टाइप की बीमारी है, तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग से गाइडलाइन भी जारी करी गई है, जिसमें हम लोग को मेडिकल कॉलेज होने के नाते अपनी OPD में इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने को कहा गया है कि जो भी मरीज जाए प्रायोरिटी पर उसका इलाज हो जाए। साथ ही कुछ बेड रिजर्व करने के लिए भी बात हुई है। तो हमारा हमेशा से फ्लू और इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे 2 वार्ड इसमें निश्चित हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर विकासनगर से है, जहां पर परिवहन विभाग के द्वारा 2 पहिया वाहन चालक के लाइसेंस चेक किए गए। बिना हेलमेट 2 व्हीलर्स चला रहे बाइक सवार लोगों के चालान भी काटे गए हैं। और साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। ये तो जो है वाहन संबंधी जिनके बरपत्र नहीं है या ओवरलोडिंग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। सुबह से सीट पे एक गाड़ी हो पाई है, वो जो है टेम्पो ट्रैवल हुआ है और 5 गाड़ी के चालान हुआ है। ये तब जो है चालान जो है अलग अलग डिफरेंस किसी जो है जैसे लाइसेंस का हो गया, अभी जो जैसे हेलमेट वाले हैं और टैक्स वाले हैं, परमिट वाले हैं, इस पर विकासनगर के ग्राम एटन बाग में मोबाइल टावर कंपनी एक टावर लगा जा रहा है, जहां पर स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि मोबाइल टावर लगने से कई तरह की बीमारियों से क्षेत्र ग्रसित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तहसीलदार के माध्यम से हमने इसके विरुद्ध एक शिकायत भी की है। देखिए, अरुण कुमार जी ने ये यहाँ पे एक टावर लग रहा है, जिस पे विरोध किया है कि ये टावर यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, है ना। ग्रामीण इलाका है, लोग रहते हैं, फसल है, जानवर है, कई चीज़ें हैं। अब इसमें इन्होंने प्रशासन को लिख के दिया है, तो इसमें इन्होंने पटवारी की आदेश मांगे हुए, है ना। तो इसमें अब देखिए अग्रिम कार्रवाई तभी यहाँ पे शुरू की जाएगी कि जब यहाँ पर पटवारी आकर अपने निर्देश सुनाएंगे कि इसमें काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और कोर्ट के आदेश। अरुण कुमार जी, क्या दिक्कत है, ये क्या परेशानी हो रही है? ये दरअसल में क्या हुआ है कि मेरा घर है यहाँ पास में बगल में, और मेरे घर के बगल में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। किस चीज़ का मोबाइल टावर है? ये शायद ये बता रहे हैं VI का, वोडाफोन का मोबाइल टावर लगा रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी होगी इससे? जी, इससे मेरे को आशंका है गंभीर बीमारियों की। मैंने सुना है कैंसर वगैरह भी इससे होता है, तो मैंने इस पर आपत्ति दर्ज करी है आपने। हाँ, तहसीलदार के माध्यम से। लगभग कितना परिवार रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर लगभग 30-40 परिवार तो मेरे बिल्कुल पास गली के आसपास। सबको दिक्कत है? सबको दिक्कत है, साइन किया हुआ है सबने। कौन सी जगह है ये एटन बाग से।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।